केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट में तुम्हारे स्कोर माइनस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम अप्लाई फिजिक्स करना चाह रहे हो, पर कर रहे हो बहुत छोटी जगह पे। मैं समझाता हूँ ये भाई साहब क्या कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि डेल्टा एच ये जो दे रखा है ये 1 मोल के लिए दे रखा है, जबकि अपने पास सवाल में कितने मोल है बेटा, 0.1 मोल है। पिस्टन है आपके पास, आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने पे पिस्टन कहाँ जा रहा है, नीचे। आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, फोर्स लगाने पे आयतन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। आप किसी भी चैप्टर को ज़्यादा समय मत दो, आप एक चैप्टर को 2-3 घंटे में रिवाइज करो, और उसके जितने भी पॉइंट जो आपको रिवीजन करते हुए एक फीलिंग आती है अंदर से कि यार ये पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें मुझे आलस आ रहा है पढ़ने में, साला यही एग्जाम में आएगा, ये फीलिंग आती है ना जिस टॉपिक को लेकर, उसको रिवाइज करो अच्छे से। और ये सारी बातें मैं केमिस्ट्री के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी फिजिक्स तो वैसे ही बहुत अच्छी है। अब एक बात बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में चेंज अप्लाई करूं तो राइट हैंड साइड में चेंज कैसे अप्लाई होगा? तो राइट हैंड साइड में चेंज अप्लाई होगा केवल एन के ऊपर, ठीक है। अगर अपन सेम टेम्परेचर पे बात करें, आइडियल गैस की बात करें, तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा पीवी को आप कैसे, म्यूट कर लो कुछ कुछ, इसका भी अनम्यूट है। डेल्टा पीवी को आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा एन जी आर टी, ऐसे लिख सकते हो। डेल्टा पीवी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पुट करोगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बस इसको याद रखना, इसको याद रखना। आकाश खुद को म्यूट कर लो बेटा। जागृति खुद को म्यूट कर लो। डेल्टा एन जी कैसे लिखते हैं, सिखाया था मैंने पहले भी। गैस के मोल उत्पाद में माइनस गैस के मोल अभिकारक में। केवल गैस लेना है बेटा, इसमें ठोस और लिक्विड को काउंट नहीं करना है। तो ठोस को काउंट नहीं करना है, लिक्विड को काउंट नहीं करना है, केवल इसमें आपको लेना है गैस को। चलो एक इक्वेशन देता हूँ, लिख के बताओ कैसे लिखोगे। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करके देखो, इक्वेशन बनाने की कोशिश करो कैसे बनेगी, खुद से बना के देखो। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करके देख लो, एक बार चेक कर लो। रिएक्शन बैलेंस करना एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, तो जब भी आगे बढ़ो रिएक्शन बैलेंस करके ही आगे बढ़ना। देखो कैसे करेंगे, सिंपल तो है। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। डेल्टा एन जी कैलकुलेट वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो डेल्टा एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट साइड में केवल एक ही तो मॉलिक्यूल है, उधर जीरो है, तो डेल्टा एन जी हो गया 1। इधर डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, जब तक बैलेंस नहीं करेंगे डेल्टा एन जी कैलकुलेट नहीं होगा। तो डेल्टा एन जी यहाँ से कैसे निकल के आएगा, वैल्यू इसका 2 है, उधर कितना है आपका, यहाँ 2 है, यहाँ पे है 4, माइनस का 2। यस इट इज़ पॉसिबल, -2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सवाल करते हैं एक। क्वेश्चन लिखो,
7.8 ग्राम बेंजीन वाष्पित हो रही है और इसका क्वथनांक आपको दे रखा है 400 केल्विन। चालीस किलो कैलोरी पर मोल। सवाल पूछ रहा है 7.8 ग्राम बेंजीन के वाष्पन के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकालें। चलो कैलकुलेट करो। आर की वैल्यू के बारे में याद रखना, अगर कैलोरी में लेते हैं तो आर की वैल्यू 2 होती है, तो आर की वैल्यू लेते हो तो 2 लेना। ये सवाल आते हैं मेंस के अंदर इस टाइप के। किसका हो गया विवेक? कितना आंसर आया? 3200 कैलोरी। ऑप्शन दे रहा हूँ 4। 3.2 किलो कैलोरी। आराम से चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं हुई है। इसलिए केमिस्ट्री के सवाल गलत हो रहे हैं तुम लोगों से। नंबर ऑफ मोल निकालना है बेटा बेंजीन के। नंबर ऑफ मोल कितने आए? नंबर ऑफ मोल कितने आए? विवेक म्यूट मत करना थोड़ी देर, है ना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। 0.1 मोल। ये फॉर्मूला लगाया होगा। चलो डेल्टा एच कितना सवाल ने दे रखा है? 40। 4 किलो कैलोरी। 40 4 या 40? 4, क्योंकि सर 0.1 मोल के लिए लेना है ना, और वहाँ पे 1 मोल के लिए दे रखा 0.1 मोल के लिए लेना है, 1 मोल के लिए दे रखी है। तो डेल्टा एन जी जो है यहाँ पे, उसके बारे में क्या ख्याल है? 1।
ये किसने बोला कि अगर 0.1 मोल के हिसाब से लेनी है, ये किसने कहा? सर जो वहाँ पे दे रखा है 40 किलो कैलोरी प्रति मोल, मतलब हम्म एक मोल को वाष्पित करने के लिए 40 किलो कैलोरी जूल मतलब हम्म एंथैल्पी है, तो तो 0.1 डेल्टा मोल के लिए सर डेल्टा डेल्टा एन जी पूरी रिएक्शन के लिए क्यों ले रहे हो? डेल्टा यू किसके लिए पूछा जा रहा है? डेल्टा यू इस पूरी रिएक्शन के लिए पूछा जा रहा है ना, कि जितना भी अमाउंट आपके पास था उसके वाष्पन के अंदर कितना वो लगेगा, वही तो पूछना चाह रहा था वो। तो 0.1 मोल लेने का लॉजिक तो कहीं से भी समझ में नहीं आया इसके अंदर, क्योंकि पूरी रिएक्शन, देखो आप समझो बात को, इस पूरी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दे रखा है, वो आपको यहाँ पुट करना है। इस पूरी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी है, वो यहाँ पुट करना है। इस पूरी रिएक्शन का तापमान यहाँ पुट करना है। इस पूरी रिएक्शन के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको अपन देखेंगे। इस पूरी रिएक्शन के लिए डेल्टा यू निकालना है। तो जब बात कंप्लीट वाष्पन की हो रही है, इस पूरे बेंजीन के वाष्पन की बात हो रही है, इस पूरी रिएक्शन की बात हो रही है, तो फिर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? यहाँ पे खासकर इस रिएक्शन के लिए नहीं कर सकते। इसमें नहीं कर सकते ना। ये इक्वेशन जो लग रही है, इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए कैसे कर सकते हो आप? जैसे मेरी बात सुनना, समझना। तुमने डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे 40 की जगह मान लो आपने इसको 0.1 से डिवाइड कर दिया, या 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, ताकि निकल करके आ जाए 4 वैल्यू। फिर डेल्टा यू कैसे एडजस्ट करोगे? डेल्टा एन जी फिर इस रिएक्शन के लिए क्यों ले रहे हो? फिर तो डेल्टा एन जी भी उसी रिएक्शन के लिए लो जिसमें 0.1 मोल हो, क्योंकि जब यहाँ पे 0.1 मोल होगा बेटा, तो फिर ये भी 0.1 होगा ना। तो डेल्टा एन जी उसके हिसाब से 0.1 आना चाहिए फिर। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी रखी विवेक? हाँ पहले 0.1 ही रखा था, तो 3.92 किलो कैलोरी आ रहा है। बस यही आंसर है। दो लेकिन दो चीज़ें वहाँ समझो पे समझो समझो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट में तुम्हारे स्कोर माइनस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम अप्लाई फिजिक्स करना चाह रहे हो, पर कर रहे हो बहुत छोटी जगह पे। मैं समझाता हूँ ये भाई साहब क्या कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि डेल्टा एच ये जो दे रखा है ये 1 मोल के लिए दे रखा है, जबकि अपने पास सवाल में कितने मोल है बेटा? 0.1 मोल है। तो अगर 0.1 मोल के लिए आप डेल्टा एच लिख रहे हो, तो यहाँ पर जो डेल्टा एन जी लिख रहे हो, डेल्टा एन जी इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्यों लिख रहे हो? फिर तो आप ऐसे लिखो ना, रिएक्शन को ही वैसे लिखो वापस, C6H6L। आपकी जो रिएक्शन होगी वो फिर ऐसी होनी चाहिए कि 0.1 मोल इसके लिए और 0.1 मोल ये बना। अब इसके लिए डेल्टा एन जी कितना होगा? 0.1 होगा, ऐसे। तब तो सही है, तब तो आंसर भी सही आ जाएगा 3.92। पर हम ऐसे नहीं करते, ये अप्रोच ही गलत है सवाल सही करने है की। ऐसा, लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन वही दिक्कत हुई ना कि डेल्टा एन जी रिएक्शन के हिसाब से 1 आ रहा था, बस 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 वही कह रहा हूँ मैं। तो ऐसे इसलिए केमिस्ट्री के सवाल और गलत हो रहे ऐसा लगा कि गलत हो गया। हैं, गलत हो भी गया वो, और एग्जाम में -1 हो जाते हैं इसी सवाल के अंदर। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, आप कैलकुलेट करो, डेल्टा यू कैलकुलेट करो। चलो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ये 1 है, R2 है, 2 कैलोरी है, किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने वहाँ पे किलो में वैल्यू रखी है, इंटू तापमान कितना है? 400 है ना। तो यहाँ से डेल्टा यू आ रहा है 40 माइनस 0.8, 0.8 ही है ना, ये आ गया। ये जो डेल्टा यू निकल करके आया है, पहले ये समझा करो, ये डेल्टा यू किसके लिए निकल करके आया है? ये डेल्टा यू 1 मोल के लिए निकल करके आया है। आपको सवाल में 7.8 ग्राम मतलब 0.1 के लिए पूछा है, तो ये अगर 1 मोल के लिए है तो 0.1 मोल के लिए कितना होगा? डेल्टा यू बराबर
0.1 मोल के लिए होगा, 1 मोल के लिए उतना है तो 0.1 मोल के लिए इतना होगा। ये सही तरीका था, ये अप्रोच ज़्यादा सही थी। पहले डेल्टा यू कैलकुलेट करो रिएक्शन के हिसाब से, यहाँ पे 2 होता तो ये 2 मोल के लिए आया था, फिर आप बोलते ये 2 मोल के लिए है, अब जितने सवाल ने पूछा उसके लिए कितना होगा तो वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। केमिस्ट्री के सवालों के लिए अप्रोच को सही करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा और आप +4 सोच के एग्जाम देने जाओगे, -1 लेकर के आओगे, और मैं आपको बचा नहीं सकता इस चीज़ से, बिकॉज ये चीज़ तो प्रैक्टिस से ही आती है। इसलिए केमिस्ट्री का पेपर आप थोड़ा सा शफल करके चेक करो कि पहले आप मतलब जैसे जिस सीक्वेंस में आप पेपर कर रहे थे ना, उस सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करके ट्राई कर लेना पेपर को, एग्ज़ाम वाले को नहीं, अभी एक टेस्ट और रखेंगे उसको, ठीक है, ऐसा कर लेना, ठीक है विवेक, ध्यान रहेगा अगली बार। मतलब कोई भी चीज़ मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना, तो मॉडिफिकेशन फिर पूरी इक्वेशन पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको लग रहा है ना मॉडिफिकेशन इक्वेशन पे नहीं हो पा तो पहली बार किया था, हाँ किया था, उत्तर भी सही आया था, लेकिन वो रिएक्शन देख के डेल्टा एन जी 1 दिख रहा था तो ऐसा लगा कि गलत हो गया। हाँ, तो किया जब ऐसा लग रहा हो ना कि गलत हो गया है, तो यहाँ वाले मॉडिफिकेशन को भी रिमूव कर दिया करो। जब हम यहाँ मॉडिफाई नहीं कर सकते तो हम यहाँ भी नहीं कर सकते, तो फिर एक डेल्टा यू निकल करके आएगा, फिर शायद हमारा दिमाग चल जाए इस चीज़ में कि यार ये 1 मोल के लिए तो 0.1 के लिए इतना होगा, ऐसे फिर हम सोच सकते हैं। ये सिस्टमेटिक सोचने की अप्रोच है, और अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो फिर पूरी इक्वेशन पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। कितने बच्चों से सवाल बन गया था वैसे ये वाला? कोई बात नहीं, सीख गए अब? चलो ठीक है। अब मैं जेई का ही एक सवाल देता हूँ एग्जैक्ट, उसको करना। सवाल है, एक आदर्श गैस, एक 2 मोल आदर्श गैस ये थोड़ा मल्टीपल चॉइस टाइप है, मतलब एडवांस की तरफ जा रहा है ये, बट ठीक है, इतना इतना भी एडवांस नहीं कि जेई नहीं पूछ सकता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस है ना। एक 2 मोल आदर्श गैस एक प्रकम से गुजरती है, जहाँ 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक 5 लीटर से इस स्टेज में पहुंच जाती है। 300 केल्विन 5 एटमॉस्फेरिक 1 लीटर, अब 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू पॉजिटिव, W इज इक्वल टू नेगेटिव। देखो मल्टीपल चॉइस है, तो मल्टीपल चॉइस की तरह दिमाग लगाना है इसमें ना। आपको नहीं लगता इसमें 3 चीज़ें सही हैं? देखो पहले प्रोसेस को समझ लो, दिख रहा है? क्या क्या हो रहा है? 300 केल्विन तापमान फिक्स हो रखा है, बात खत्म। हेलो, पढ़ाया था थ्योरी में, वर्क डन। 5 लीटर से
1 लीटर आयतन हो गया किसी गैस का, तो पहले आयतन ज़्यादा था, अब आयतन कम हो गया, इसको संपीड़न कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है संपीड़न के लिए साइन पॉजिटिव होता है डब्ल्यू का या नेगेटिव होता है? संपीड़न के लिए पॉजिटिव होता है। बस हो गया, ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एडवांस में ऐसे सवाल आते हैं। क्या एडवांस इतना आसान होता है? नहीं, पर एडवांस भी हर पेपर में 70% आसान होता है, हर पेपर में 70% आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़े, हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाएं। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, सामान्य जनरल मोलर हीट कैपेसिटी। सी, 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो ऊष्मा देनी पड़ती है उसको बोलते हैं जनरल मोलर हीट कैपेसिटी। ये तथा सीवी में संबंध देखते हैं। सीवी क्या है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है 1 मोल का, पर फिक्स आयतन पर बढ़ाना है, वी फिक्स होना चाहिए। सीवी में संबंध, चलो चेक करते हैं। इसकी हिंदी लिख लोगे ना, सामान्य मोलर ऊष्मा घनत्व, क्षमता, सामान्य मोलर ऊष्मा धारिता एवं सीवी में संबंध किसके लिए देख रहे हैं अपन? आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं, आदर्श गैस के लिए देख रहे हैं। आदर्श गैस कभी भी किसी प्रोसेस के अंदर जाती है ना, तो उसके लिए पीवी की पावर x बराबर कांस्टेंट होता है। आदर्श गैस के किसी भी प्रक्रम के लिए लिख लो, आदर्श, आपको याद ही करना है इसको, तो फॉर्मूला है आदर्श गैस के किसी भी प्रक्रम के लिए अगर आदर्श गैस का मन करे कि उसको कोई प्रक्रम करना है, तो आदर्श गैस अगर किसी भी प्रक्रम के लिए जाएगी तो पीवी की पावर x जो है उसके लिए कांस्टेंट होगी। और इनके बीच का रिलेशन जो है वो हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये इनके बीच का रिलेशन है। और इस पे सवाल आते हैं, कैसे बताता हूं। क्वेश्चन लिखो। अब केमिस्ट्री से दुविधा ही हो जाती है, केमिस्ट्री में याद बहुत करना पड़ता है, बट फिर केमिस्ट्री आसान भी हो जाती है क्योंकि सवाल सीधे सीधे बन जाते हैं। लिखें, SO2 गैस जो कि आदर्श मान रहे हैं हम, SO2 गैस आदर्श, SO2 गैस आदर्श एक प्रक्रम में जाती है, एक प्रक्रम में जाती है जिसमें 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 दाब तथा आयतन का अनुपात नियत है, जिसमें दाब तथा आयतन का अनुपात नियत है। ठीक है, मोलर ऊष्माधारिता,
मोलर ऊष्माधारिता इसमें लिखा नहीं है सीपीसीबी कुछ भी है ना, मोलर ऊष्माधारिता ज्ञात करें। और किस में ज्ञात करना है? मोलर ऊष्माधारिता ज्ञात करनी है आपके कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। चलिए, ये सवाल एलिजिबल है जेई के लिए अच्छे से। दिस क्वेश्चन इज 100% एलिजिबल फॉर जेई, जस्ट डू इट। अपने एग्जाम 1 तारीख को है किसी का पेपर? 1 तारीख से स्टार्ट है क्या सबका? 3 से ही है क्या? 1 मिनट, किसी का 1 को है क्या? ठीक है, करो, अच्छा सवाल है। सेकंड से ही है ना? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, ये डेट्स है ना? ठीक है। सेकंड को किसी का है? विवेक, सेकंड को है तुम्हारा? अनम्यूट करना एक बार खुद को। थर्ड है ना तुम्हारा? तो दो 2 को है, पहला भिड़ते ही, क्या बात है। अच्छा, 3 को कुणाल का था, उसका मैसेज आया था। 4 को किसका है? 7, 4 को शिवम, 4 को है आपका? सेवन को? ठीक है। और 9 को तो बी आर्क का होगा। 9 भरा है किसी ने बी आर्क के लिए? सर 8 तारीख को है मेरा। कब है? 8 तारीख को शाम वाली शिफ्ट में। 1 को है? 8 को, 8 अच्छा। को मेरा भी। अच्छा, 8 को आपका भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे लास्ट में पेपर है भाई तुम्हारा, गजब। होगा कुछ नहीं उससे, वैसे चिंता मत करो, टेंशन होगी बस, और कुछ नहीं होता है। जिसका तो नहीं रहेगा जैसे। जिसका पहले हो जाता है वो फ्री हो जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। करो सवाल, ये आएगा तुम्हारे मेंस में, करो इसको। मेंस में ही सवाल आएगा तुम्हारा, लगाओ दिमाग, जिसका हो जाए बता देना। हाँ जी, हिंट चाहिए? चलो हिंट देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे को सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए सी भी चाहिए। SO2 गैस, SO2 गैस कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा। ये डायटोमिक है, ट्राइटोमिक, लीनियर तो ये है नहीं, ये पॉलीएटॉमिक गैस हो गई एक तरह से। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी है देखो, टेबल में लिखवाई थी मैंने, वहाँ से टेबल से उठाओ, सीवी की वैल्यू पुट होगी। उसके बाद आपको दे रखा है कि दाब और आयतन का अनुपात नियत है, मतलब P/V कांस्टेंट हो गया। अगर P/V कांस्टेंट है तो PV की पावर -1 बराबर कांस्टेंट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे, निकल गया, सी हो गया। और r की वैल्यू 2 लेनी है। ये तो आपका क्या काम है इसके अंदर? अच्छा, 7 आंसर बोल रहे हो, ठीक है। कर लिया सवाल? देखो, SO2 एक ऐसी गैस है, ये होता है SO2, लीनियर तो है नहीं, बेंट है, पॉलीएटॉमिक है। कितना होगा इसके लिए वैल्यू सीवी का? अनम्यूट करके बोल दो कोई भी। 3R, बढ़िया। तो सी कैसे निकलेगा? 3R रख देंगे यहाँ पे सीवी की जगह, -R/(x-1), एक्स चाहिए ना।
सवाल बोल रहा है कि जिसमें दाब और आयतन का अनुपात नियत है, मतलब दाब अपॉन आयतन नियत है, तो P V की पावर -1 कांस्टेंट है। मैंने कहा था ना किसी भी आदर्श गैस के लिए आप इसको इससे कंपेयर कर लो, तो x बराबर कितना आ गया -1, तो x आपका हो जाएगा -1 बस इसको सॉल्व कर लेना, r की वैल्यू रख लेना 2, तो आंसर कितना आ रहा है 7 आ रहा होगा शायद। बस हो गया, ठीक है साहब, कर पाएंगे। अब हेडिंग लगाएं, समतापीय प्रकम, समतापीय प्रकम, समतापीय प्रकम। खूब सारे फॉर्मूले यहाँ लिखवाने हैं मुझे बस, ठीक है, तुम्हें याद करने हैं। समतापीय प्रकम, हेलो बोलो सर, ये 3R कैसे क्या 3R कैसे आया? सर ये मैंने एक टेबल बनवाई थी ना बेटा, पॉली एटॉमिक जो कि बैंड नहीं हो, जो बैंड हो रहा हो। देखो पॉली एटॉमिक में एक CO2 भी होता है, पर वो लीनियर होता है। आप वो टेबल चेक करो जहाँ पे आपको CP/CV लिखवाए गए थे, मोनो एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए, वो चेक करो बेटा, है ना, उसमें जाते ही आपको दिख जाएगा। ऐसी कोई भी गैस जिसमें 2 से ज़्यादा परमाणु हैं और स्ट्रक्चर सीधा नहीं है, एक एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, CO2 का स्ट्रक्चर सीधा होता है, तो उसका डायटॉमिक कितने लिया जाता है उसको, ऐसा ना। हाँ, तो समतापीय प्रकम, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो किस किस बच्चे को इसके बारे में जो कुछ भी पता है मुझे लिख के बताओ फटाफट, मतलब ओरली बताओ, जो भी इसके बारे में जानते हो, क्या क्या इसके अंदर होता है। डेल्टा T0 टी नियत, तापमान एक डेल्टा समान H0 डेल्टा U0 डेल्टा T0, डेल्टा H0, डेल्टा U0। वेरी गुड। ये बताओ इसमें जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो समय का तापमान का फलन होती है, याद है आपको? और यस एच जो होता है वो भी तापमान का फलन होता है, ये अपने देखा था कि तापमान का फलन होता है। अच्छा चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू ज़ीरो है तो क्यू क्या आ जाएगा? -W। ये भी इसके लिए आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। अब हेडिंग लगाएं, उत्क्रमणीय समतापीय प्रकम, उत्क्रमणीय समतापीय प्रकम। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। उत्क्रमणीय समतापीय प्रकम। सबसे पहली बात, PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो इसमें तो T कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू नियतांक हो गया। ये एक याद रखना, छोटी सी बात इसके लिए। वर्क कैसे लिखेंगे अपन रिवर्सिबल के लिए? वर्क कैसे लिखा जाएगा? वर्क लिखना आता है, माइनस का PdV 1 से लेके 2 तक। नेगेटिव PV वर्क कैसे लिखा जाएगा? क्या इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू नियतांक है, तो अगर PV नियतांक होता है तो कैसा लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर मैं PV इज इक्वल टू NRT में P की जगह NRT बाई V रख दूं तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी?
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में वी बाय एन आर टी लिख दो। हाँ बोलो बोलो। सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है पूरा। आप बेटा दूसरे लेक्चर में ज्वाइन कर लो, अगर नेटवर्क का इशू आ रहा है तो उसमें भी लाइव चल रहा है बिल्कुल, उसमें ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अच्छा मैंने गलत कर दिया यार, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो पी लिख रहे थे ना अपन, तो एन आर टी बाई वी ऐसे होगा। अच्छा जी आगे क्या ख्याल है? सर माइनस का एन आर टी बाहर आ जाएगा, डी वी अपॉन वी क्या हो जाएगा बेटा, एल एन, तो ये हो जाएगा एल एन वी 1 से लेके 2 तक। वैसे भी याद रख सकते हो, मल्टीपल फॉर्म्स हैं, मतलब सवाल किसी से भी बन सकता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट्स इट, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मैंने टेस्ट दिया था, कितने आए थे? अनम्यूट करो खुद को पहले। बोलो। कैसा गया था? अच्छा गया था। कहाँ कितनी पढ़ाई, कैसा लग रहा है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए? कब है एग्ज़ाम? नहीं मतलब एग्ज़ाम कब है, डेट क्या है ये? 3 तारीख के बहुत बच्चे हैं यार, ये मतलब 3 तारीख में बहुत सारे बच्चे हैं। बढ़िया। हर्ष टेंशन में तो नहीं हो? नहीं हो? आज जो सिखाया था स्टार्टिंग में याद है ना? जितना पढ़ना है खुश होके पढ़ना है। हर्ष मयंक पक्का मस्त होके पढ़ो। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखना है वी टू अपॉन वी वन डिवाइड बाई पी वन अपॉन पी टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बस याद रखना ये आपने आइसोथर्मल के लिए किया है, मतलब ये समतापी के लिए किया है आपने, ये आपने समतापी के लिए किया है बेटा, जस्ट कीप इन माइंड। हाँ बोलो बोलो। वापस बोलो, क्या बोलो, तेज बोलो थोड़ा सा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैसेज करो एक बार, चैट बॉक्स आ रहा है ना वहाँ पे मैसेज करो, मैं देखता हूँ। सर हाँ सर इस फार्मूला में नेगेटिव कैसे आ रहा है, थोड़ा डाउट है। नेगेटिव वर्क डन का नेगेटिव चलता ही है ना। अब जब फॉर्मूला देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, क्या था वो, वर्क डन के लिए नेगेटिव था हमेशा से उसमें। सर उसमें नेगेटिव आता कैसे? उसमें नेगेटिव आता कैसे इसके लिए डेरिवेशंस वगैरह करने पड़ेंगे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बताता हूँ मैं। जिस तरफ आप फोर्स लगाते हो, चलो पिस्टन के बारे में सोचो, आपने पूछा तो बता देता हूँ। पिस्टन है आपके पास, आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने पे पिस्टन कहाँ जा रहा है, नीचे। आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, फोर्स लगाने पे आयतन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आयतन कम हो रहा है। बस इसलिए नेगेटिव आ रहा है, दैट्स इट। ये मैंने आपको समझाने के लिए और आपको खुश करने के लिए जवाब दिया है, बाकी इसके पीछे की कहानी बहुत अलग है, उतना डेप्थ में भी आपको जाना नहीं है, बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया क्योंकि आप जानना चाह रहे थे। हाँ ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा पी और वी के बीच का, ऐसा जाएगा। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर P1 V1 है मान लो, इस पर P2 V2 है, ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से। इस ग्राफ का एरिया लेंगे अपन,
ये वाला, तो ये वर्क के बराबर होगा, ऐसा है। इस ग्राफ का एरिया वर्क के बराबर होगा। हेडिंग लगाओ, अनुत्क्रमणीय समतापीय प्रकम। जे एडवांस कितनी बार दे सकते हैं? 2 बार, केवल 2 बार, कभी भी 2 बार। उसमें एज का भी आता है बट आपके हिसाब से 2 बार। जैसे अभी आप दे रहे हो तो नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, अभी नहीं देते हो तो आपकी एज एक बार चेक करनी पड़ेगी, तो अगली बार 2 बार दे सकते हो, ऐसा है। आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब सिंपल सी बात बोलूं, तुम्हें इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें P और V, इसमें V और T, इसमें P और T, इनका किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला बन ही नहीं सकता। ऐसा कोई सूत्र आज तक बना ही नहीं जो इररिवर्सिबल प्रोसेस को किसी फॉर्मूले में लाके ढाल सके, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनता है ना। तो इनमें रिलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें बस सिंपल है, वर्क डन निकालना है अगर आपको इररिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ वर्क डन के लिए आप क्या यूज करते थे? P यूज करते थे। यहाँ पे आप यूज करेंगे P एक्सटर्नल, बाह्य, बस, आगे कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे PV बराबर कांस्टेंट हुआ, PV इक्वल्स टू NRT वगैरह कुछ इसके ऊपर लगती ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखते हैं, बस इतनी सी चीज़ है, दैट्स इट। तो DV हो जाएगा V2 माइनस V1, DV हो जाएगा V2 माइनस V1, बस दैट्स इट, इतना ही है इसके लिए। एक छोटी सी बात इसमें और याद रखनी होती है कि इसके जो ग्राफ है वो भी स्मूथ नहीं बनते। और एक और चीज़, जो बाहरी प्रेशर है वो अंदर के प्रकम के प्रेशर के कभी बराबर नहीं होता। मतलब P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू P, कभी भी, कभी भी आप चेक करोगे तो बराबर नहीं मिलेगा आपको। मतलब अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जो प्रेशर है और बाहर जो प्रेशर है वो कभी बराबर नहीं होते, ऐसा है। प्रेशर ही चेंज होता रहता है बार बार। इस रीजन से हम इसके लिए कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते। ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है, आपको पता है आपकी दुनिया में सारे प्रोसेस इररिवर्सिबल है, तो उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे हमने जो भी कंडीशन बना रखी है वो आइडियल के लिए बना रखी है या फिर क्लोज टू आइडियल के लिए बना रखी है, इनके लिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें 2 केस देखते हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, मतलब संपीड़न और फैलाव। तो फैलाव जिसको एक्सपेंशन कहते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है वो देखते हैं, और संपीड़न जिसको कहते हैं कंप्रेशन, वो इसको देखते हैं। ग्राफ कैसा बनाएंगे P और V के बीच का, ध्यान से देखना। मान लो एक पॉइंट पे प्रेशर ये था और संपीड़न के बाद प्रेशर चेंज हो गया, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसा, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है। कोई स्मूथनेस नहीं है कर्व के अंदर, कुछ नहीं कह सकते, बस एक पॉइंट पे प्रेशर था, वो ड्रॉप होकर आयतन बढ़ गया। कैसे P और V में कनेक्शन चल रहा है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट।
हम पी और वी के कनेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, और इसमें जो एरिया होता है वो आपको वर्क डन दे देगा। कौन सा एरिया? ये वाला। बस ये मान लो कि यहाँ पे वही P1 V1 है, इस पॉइंट पे P2 V2 है, और ये जो एरिया है ये वर्क दे देता है, ऐसा है। और आयतन बड़ा है इसलिए एक्सपेंशन, फैलाव। आयतन कम होगा तो संपीड़न। ठीक है, P1 P2 समझ में आ गए? जैसे इस पॉइंट में ये V1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये V2 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। इधर ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, ये V1 है, ये P1 V1 है, इसमें आयतन कम हो रहा है, ये P2 V2 है, ऐसे। ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है V2, ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, और ये जो क्षेत्रफल है ये पूरा, ये इसमें वर्क देता है, कार्य देगा। ये कंप्रेशन है। रिवर्सिबल का वर्क, इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होगा कि रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होगा? सोचो। रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होगा या इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होगा? क्या लगता है? W इरिवर्सिबल ज़्यादा होगा, W रिवर्सिबल ज़्यादा होगा? W is reversible. सही। क्या सोचा? कैसा लगा? ऐसा क्यों लगा? बस ऐसा लगा। संपीड़न एवं, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वर्क डन का वेरिएशन स्मूथ नहीं होने के कारण, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण, प्रोसेस का और बाहर का प्रेशर डिफरेंस होने के कारण वर्क डन ज़्यादा आएगा। ये इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, आधा अधूरा, पूरा नहीं है। संपीड़न एवं फैलाव दोनों में, दोनों ही केस में ऐसा होता है। ये चीज़ है। सर लास्ट वाली स्लाइड ओपन कर। सर टेस्ट को रिकॉर्डिंग करवा दी। क्या बोल रहे हो? टेस्ट को रीओपन करवा दो सर। ठीक है, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं। डन यहाँ तक? बस इतना आपको रिवाइज करके जाना है एग्ज़ाम में, और एक लेक्चर और लगेगा इसमें, बस उसमें जो बातें पढ़ाई जाएंगी उनको याद करना है। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर ख़त्म है। अब सुनिए ध्यान से। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, इसलिए मैं याद दिला देता हूँ एक बार कि आपके पास कितने सारे चैप्टर्स हैं रिवाइज करने के लिए जिनको आपको सिस्टमेटिकली रिवाइज करना है। काइनेमेटिक्स, सब लोग म्यूट कर लो। काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ सुनो। तुम सुनोगे तुम्हें समझ में आएगा तुमने 10 महीने में क्या क्या पढ़ा है। तो तुम अपसेट होकर बैठे हो ना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा तुमने कितना पढ़ा है और तुम कितना समेट पा रहे हो। काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल बॉडी डायनेमिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह,
उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़े हो और फिजिक्स के अंदर भी पढ़े हो। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हीट ट्रांसफ़र, ग्रेविटेशन। उसके बाद में आपने पढ़ा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या ये सब रिवाइज कर लिया? 99% सिलेबस हो चुका है तुम्हारा। कितना रिवाइज किया देखो एक बार। 2 ही चैप्टर बचे हैं, 2 ही चैप्टर। आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, कोई चैट कर सकते हो आप, अगर कोई एकदम कुछ स्पेसिफिक कुछ बोलना है आप चैट कर सकते हो। चैट पे मैसेज करो, मुझे साफ दिख रहा है। एक बात का ध्यान रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अभी, फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें खूब सारे फॉर्मूले हैं, और वेव्स भी ऐसा ही चैप्टर है। अब अगर तुम चाहते हो EMW के लिए मैंने कम से कम 10 बार क्लास में बोल दिया था कि EMW आशा बैच में एक लेक्चर के अंदर है, 1 घंटे का, उसको कब का देख के ख़त्म कर लेना। किसने ख़त्म कर लिया? अब एक बार गैलरी में जाके चेक करो कितने बच्चों ने कर लिया। सवाल बन गए सारे। EMW के सारे सवाल 1 घंटे के लेक्चर से बन सकते थे। आज नहीं किया है तो आज भी कर सकते हो, टाइम है आपके पास। ऑल्टरनेटिंग करंट के 3 लेक्चर हैं, ज़्यादा नहीं है। सारे फॉर्मूले हैं उसके अंदर, जितने भी थे वो पढ़ाया ही उस लेवल पे गया था। अभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले, वेव में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आर यू रेडी कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स और वेव के सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हो? इफ़ यू आर रेडी देन वी कैन डू द चैप्टर, एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट चैप्टर तो आप पुराना सारा रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जा सकते हो। इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है। बस प्रॉब्लम यही है कि जो तुम्हारा रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट के बाद तो जो तुमने अभी टेस्ट के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म किया है ना, उस परफॉर्म करने के बाद तो 2 दिन में तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाह रहा था। मैं चाहता तुम खुद एनालाइज कर लो खुद के लेवल पे, क्योंकि शायद मैं उस दिन तुम्हारे सामने आता तो तुम्हारे को ज़्यादा डांट पड़ती, और अगर ऐसा कुछ होता तो फिर तुम और डिप्रेशन में जाते। इसलिए मैंने 2 दिन क्लास ही नहीं रखी तुम्हारी। सर बंद अगर आप डांट देते तो थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो जाते। नहीं होते। मेरी डांट देखी नहीं तुमने अभी तक। डिप्रेशन में जाते ऐसा कि ज़िंदगी में कभी वापस नहीं उठ पाते 2-4 महीने तक तो। और तुम्हारी शक्लें देख के मैं वैसे ही, मैंने कहा क्या बोले इनको अभी। खाना भी नहीं खाते। हाँ वही चीज़ है। तो इसलिए देखो सिंपल सी बात है कि फ्लूइड मैकेनिक्स को करने में दिक्कत नहीं है। 1 आवर लगेगा बस, 1 आवर 1.5 आवर फ्लूइड मैकेनिक्स ले लेगा, 1 घंटे में भी वैसे जम हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो कंटेंट इकट्ठा होता है ना, तो उस कंटेंट को इकट्ठा करके उस पर काम भी करना पड़ता है। जैसे तुम लोगों ने 2 बार मैकेनिक्स पढ़ी है तब जाके तुम मैकेनिक्स के सवाल बना पाए हो, राइट। बट तुमने फिर करंट जल्दी पढ़ लिया, तुमने हीट ट्रांसफर जल्दी पढ़ लिया, तुमने ग्रेविटेशन जल्दी पढ़ लिया, तो ये वो सब चीज़ें हैं। तो समेटो चीज़ों को। थर्मोडायनेमिक्स तो ख़त्म होगा अच्छे से, केमिस्ट्री में भी होगा, कोशिश करूँगा फिजिक्स में भी हो जाए, राइट। और अभी जिस बच्चे के पास टाइम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का चैप्टर आपके पास आशा बैच का कंटेंट पड़ा हुआ है, उसमें से आप देख सकते हो। फिनिश करो उस चैप्टर को। 2 ही लेक्चर का चैप्टर है, एक सवाल अगर आ गया तो 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसमें कुछ नहीं छोड़ा गया, ईच एंड एवरीथिंग उसमें पढ़ाई जा चुकी है। ऑल्टरनेटिंग करंट सर 3 लेक्चर का है। मेरी सीबी थर्ड नहीं आ पाई है। CB थर्ड तो यार कब की पहुंच गई होगी बच्चों के पास। हाँ एक और बात, कुछ बच्चे फ़ोन करें सर CB 4 कब आएगी। CB 4 में तुम्हारे जेई का कोई कंटेंट है ही नहीं। CB 4 के अंदर एडवांस का कंटेंट है सारा का सारा। जेई CB 4 के अंदर, CB 4 में थ्योरी, 1 मिनट म्यूट करो, CB 4 में थ्योरी है और थ्योरी के साथ में कुछ एडवांस के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो CB थर्ड तक आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपका सारा सिलेबस मेंस का आ चुका है आपके पास। जितनों के बाद भी CB 3 पहुंच चुकी होगी, सारा मेंस का सिलेबस उसमें कवर हो चुका है। अब उसमें से प्रैक्टिस करके आप मेंस एग्जाम में जा सकते हो। जिसकी नहीं आई है अभी तो कैसे गलती हुई मुझे नहीं पता। बाकी आपने क्या कॉल किया था क्या? क्योंकि हमने तो यहाँ से पहले आ गई थी आपके पास, फर्स्ट सेकंड कौन है बच्चा नहीं बच्चा सर, सर आ गया था लेकिन रिवर्स हो गई वापस? हाँ सर, उस लोकेशन पर मैं था नहीं सर, जैसे घर चला गया था ना, होली का त्योहार था। तो किसी को बोल जाते बेटा आपकी मेरी बुक पहले पीछे से कोई कलेक्ट कर लो, ऐसा कर जाते,
है ना। तो आपके पास बात बन कोई पीछे से पड़ोसी को बोल के चले जाते, वो कलेक्ट कर लेता किताब। नहीं सर, यहाँ पर शहर में हम लोग रहते हैं, रूम लेकर पढ़ते हैं ना, कोई भी नहीं था यहाँ पर, पूरा रूम खाली हो गया था। अभी मैं ये कर सकता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए कि अटल बैच के अंदर जो कैप्सूल बुक के जो चैप्टर्स हैं CB3 के, उन चैप्टर्स का PDF में अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, नॉन डाउनलोडेबल रहेगा, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बट आप देख सकते हो उसमें। ये कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मैं ये बोल देता हूँ 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज़ है। अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो भाई, पढ़ लो बैठ करके, रिवीजन कर लो, फॉर्मूले वगैरह याद कर लो, दे दो अच्छे से एग्ज़ाम एक बार बढ़िया से, है ना। और फिर परसेंटेज क्रॉस करके आ जाओ, फिर एडवांस की पढ़ाई कर लेते हैं। एडवांस में 40% सिलेबस पढ़ना होता है अच्छे से, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, एडवांस में यही होता है ना। तो मेंस निकाल लो, कर लो मेहनत। 3-4 दिन बचे हैं, 3 तारीख 2 तारीख को फ्री हो जाओगे तुम लोग सब। और अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने पास्ट में क्या किया, मेरे से क्या गलती हो गई, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं शुरुआत में पढ़ाई कर लेता, काश ये हो जाता। ये काश जीवन में कभी ख़त्म नहीं होता, ये सबके साथ होता है ना। ये सबके साथ होता है, हर किसी बच्चे के साथ होता है ये। नीट के साथ भी ऐसा ही करेंगे, चिंता मत करो। नीट वालों का जिनका डिले हो रहा है उनकी भी PDF अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से करना। बाकी काश कभी ख़त्म नहीं होगा लाइफ में, तो ये उसको लेकर के ना तुम आज सोच लो, कल सोच लो, पूरे दिन सोच लो, पूरी रात सोच लो, कुछ नहीं होगा उससे। जस्ट जितना पढ़ा है वो 99% है, और जो 1% है उसको देखो। अभी जब तुमने JEE का सेकंड अटैम्प्ट दिया था तो तुम्हारा सिलेबस लगभग 90% था, 5% 6% और ऐड कर दिया गया इस टाइम के अंदर। और जो बच्चे सेल्फ अवेयर थे उन्होंने पहले के चैप्टर्स पढ़ लिए देख करके, तो उनका और ज़्यादा परसेंटेज कवर हो गया होगा। पर उससे हो रहा है कुछ, तुम्हारे मार्क्स उतने के उतने चल रहे हैं। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हो अपने रिवीजन में। आप किसी भी चैप्टर को ज़्यादा समय मत दो, आप एक चैप्टर को 2-3 घंटे में रिवाइज करो, बट उसके जितने भी पॉइंट्स जो आपको रिवीजन करते हुए एक फीलिंग आती है अंदर से कि यार ये पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें मुझे आलस आ रहा है पढ़ने में, साला यही एग्जाम में आएगा, ये फीलिंग आती है ना जिस टॉपिक को लेकर, उसको रिवाइज करो अच्छे से। और ये सारी बातें मैं केमिस्ट्री के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी फिजिक्स तो वैसे ही बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री आपकी अभी कभी तक अच्छी नहीं रही, क्योंकि केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है। जब जब आपने याद किया होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस को और फिर पेपर देने बैठे होंगे, सवाल बन गए होंगे। 3-4 दिन में भूल जाते हैं, फिर सवाल नहीं बनते। तो अब समय है करने का आपके पास। और आपके 11th के पाप, मैंने 11th बेकार कर दी, तो हमने आपके 11th सुधारने के लिए ही काम किया है पूरे साल। 12th के चैप्टर्स पे देखा आपने, 12th के चैप्टर्स को कितना कम समय दिया गया है, सारा ध्यान 11th के चैप्टर्स पे ही दिया गया था। यहाँ से पूरी मैकेनिक्स ले लो, RPD ले लो, आप चाहे अभी जो चैप्टर अपन पढ़ रहे 11th ही तो है ये। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने 11th में थोड़ी सी भी पढ़ी होती तो आज मेरे को थोड़ी आसानी होती, पर नहीं पढ़ी तो अपन ने इसको कवर किया है। तो आपने जो गलतियाँ की थी उसको सुधार दिया गया है, तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छी बात है। 12th आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ रखी है, तो 12th आपको हेल्प करेगी उस चीज़ में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी हेल्प करेगी, केमिकल काइनेटिक्स आपकी हेल्प करेगी, सॉल्यूशन आपकी हेल्प करेगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको अंदाज़ा नहीं है आपने किस लेवल का पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप एडवांस के सवाल भी लगा के आ सकते हो। पूरी ऑर्गेनिक आपने किस लेवल पे पढ़ी है, और ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल कुछ नहीं आता था आपको, बिल्कुल शून्य बड़ा सन्नाटा। तुम तो नींव खुदी थी तुम्हारी अंदर, नेगेटिव में थे तुम। नेगेटिव से तुम सरफेस पे आए हो, सरफेस से फिर तुम सेकंड मंजिल तक गए हो, ऑर्गेनिक में तुम्हारी ये हालत हुई है। तो जस्ट कॉन्फिडेंट रहो अपने आप के ऊपर कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और अब मैं रिवीजन करूँगा अच्छे से। 3-4 दिन ऐसे दो। और कौन से बच्चे ऐसे जो पहले लाइव बिल्कुल नहीं आते थे, अब लाइव आना शुरू किए पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से ही? तो फिर तो ये चीज़ है, पढ़ो अच्छे से, कोशिश करते हैं कुछ और करने की कोशिश करेंगे, बट वो और करने में मज़ा तभी आएगा जब तुम अपने दिन का उपयोग अच्छे से करोगे। हाँ ठीक, ये रिवाइज करोगे। इसमें से सवाल आते हैं जो मैंने पोर्शन कराया, अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं, आसान सवाल आते हैं, तो इसको फिनिश करेंगे। और अगली क्लास में कोशिश करते हैं थर्मो को ख़त्म करने की, कल ही कर लेंगे। हाँ पवन बोलो, कुछ बोलना है? अरे मैं कह रहा था ना सर, हम्म मेरा पेपर 8 को है, अभी तो 10 दिन है, थोड़ा आप रिवाइज करा देते, थोड़ा मैं अपने से कर लेता क्लास लास्ट से। रिवीजन का बेस्ट तरीका है टेस्ट, क्योंकि जो चीज़ आपको रिवाइज करनी है वो टेस्ट से रिवाइज होगा। हाँ ये है कि कुछ चैप्टर पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 2 ही बचे हैं, तो उनको पढ़ाने से कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, सवालों से सर नया रिवीजन। मत पढ़ाओ, पुराना ही नहीं हो पा रहा है तो। हम्म ठीक है, कोशिश करेंगे। बाकी टेस्ट लूँगा मैक्सिमम, आप टेस्ट देना अच्छे से और सवाल करने की कोशिश करना, ऐसा करते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करा दो ना, 1-2 चैप्टर के, बाकी फिजिक्स में कर लेंगे।
ठीक है, रिएक्शन सारी याद कर ली हैं? हाँ कर ही रहा हूँ। तो रिएक्शंस याद कर लो एक बार, फिर लेते हैं, कोशिश करते हैं कल परसों एक क्लास रख लेते हैं। बस रिएक्शन सारी याद कर लो ना, आज बैठ के अच्छे से याद कर लो। जी सर। ठीक है बेटा। चलो बढ़िया है, तो करो रिवीजन और सोचो मत ज़्यादा, सोचने से कुछ नहीं होता है मयंक, है ना? हर्ष, मयंक, सोचो मत ज़्यादा। हर्ष नहीं, हर्ष तो वैसे ही नहीं सोचता। कौन था वो बच्चा, रुको, शक्ल से याद हो गए तुम लोग सब मेरे को बच्चे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि सर ये डाउट आता है, तो मैं उनको बोलता हूँ अपनी फ़ोटो भेजो पहले। आजकल ये आदत हो गई है, तो उनकी शक्ल आती है सामने, हाँ अब याद आ रहा है क्या बोलना चाहते हो। अजय के बारे में बात कर रहा था, अजय, हर्ष, मयंक, दिमाग पे टेंशन थोड़ी कम करो, है ना? ठीक है, कुणाल, कुणाल के दर्शन हुए आज तो बहुत दिनों बाद, रिकॉर्डेड पढ़ रहा था ये, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है। मस्त होके पेपर दे के आओ यार, होगा जो देखा जाएगा। वैसे भी हम जिस तरह से पढ़ना सीखे हैं वो जीवन में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, इस एग्ज़ाम में नहीं आया तो क्या हुआ, है ना? और दो तो सही एग्ज़ाम में एक बार, आपको आइडिया लगेगा कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, परेशान मत हो। 80-85 परसेंटाइल को जो भी क्रॉस करेगा उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। 90 परसेंटाइल जो क्रॉस करेगा उसको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। 95 जो क्रॉस करेगा, 96 जो क्रॉस करेगा उसको NIT आराम से मिलेगा, है ना? और एक महीना पूरा और मिलेगा एडवांस के लिए। एडवांस में केवल 40% सिलेबस पढ़ना है, एडवांस में कुछ नहीं करना आपको। एडवांस में जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, जो चैप्टर पढ़ाए गए थे उनको पूरे लेक्चर्स को वापस भी देख के एग्जाम देने चले जाओगे ना, आपका एडवांस निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस में दिक्कत होती है, मेंस में क्या है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो मेंस को टाइम बहुत देना पड़ता है, एडवांस को कम टाइम में आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ेंगे। और विनीत भैया रिवाइज कर लेना रिएक्शंस को, ठीक है? आकाश टेंशन ही नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं ना। और एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देखो, अपने जीवन की तरह मत देखो। दिस इज़ नॉट योर लाइफ, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपका जीवन नहीं है, आपके जीवन का एक हिस्सा है। और आपने अपने माँ बाप के केवल बहुत कम पैसे जो है ना वो वेस्ट किए हैं। अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं पढ़ लेता तो मैं बहुत पैसे बचा लेता, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ। इसलिए मैं इस बात को मेक श्योर करता हूँ कि आपकी फ़ीस कभी भी 1 लाख रुपये ना हो। कंटेंट भले ही आपको 1 लाख रुपये का मिल जाए, बट फीस उतनी ना हो, क्योंकि आप समझते नहीं हो बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। मैं आपको थोड़ा हल्का फील कराने के लिए सब बातें बोल रहा हूँ। आपने दोस्तों से बात करना जो कोटा में बैठे हुए हैं, 2.5-3 लाख रुपए माँ बाप के लगा के बैठे हैं बेटा, और उनके तुमसे कम परसेंटेज बनेंगे, मैं आज लिख के दे दूँ, कम परसेंटेज बनेंगे तुमसे भी। उनका प्रेशर तुम सोच भी नहीं सकते, उनका क्या प्रेशर है। आप कम से कम अपने पेरेंट्स को ये तो बोल सकते हो कि मैंने 1 साल इतनी पढ़ाई की ना कि मैं अब चाहूँ जो कर सकता हूँ। किसी बच्चे को अगर लग जाता है ना कि यार मैं, जैसे नीट के बच्चे हैं, नीट के बच्चे 4-4 साल ड्रॉप लेते हैं तब नीट में सेलेक्ट होते हैं। मेरे खुद के दोस्त ऐसे ही हैं, आज डॉक्टर बन के घूम रहे हैं मस्त। उन दिमाग पे तय कर लिया यार 15 साल पढ़ना है, कोई बात नहीं 2 साल और पढ़ लेंगे। 6-6 साल ड्रॉप लेते हैं बच्चे UPSC के लिए, 6 साल, 1 साल ड्रॉप लिया, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, 5वीं साल। ये सनक नहीं है तो और क्या है। अगर उनको ऐसे ही होता तो पहले ड्रॉप के बाद में सुसाइड कर लेते, तो आज IAS थोड़ी बनते। 12th फेल मूवी देखिए, 12th फेल 12th पास कौन सी थी वो, उसमें यही सिखाया गया था। और रियल लाइफ स्टोरी है, मतलब वो कोई ऐसे फिक्शन नहीं है, वो रियल लाइफ स्टोरी। 6 साल ड्रॉप लेना किसको बोलते हैं। तुम ड्रॉपर हो, तुम बात को समझ सकते हो जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारा पेपर है, तो मुझसे ज़्यादा नहीं समझ सकते कि अपन, मतलब अपन एक दूसरे को समझा सकते हैं ये चीज़ कि 2 दिन बाद तुम्हारा पेपर है और तुम ये सोच रहे हो कि ये पेपर मेरा ज़िंदगी का बेकार हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे 6 साल ड्रॉप ले रहे लोग UPSC के पेपर के लिए। तुम में से किसी को भी बुला करके अगर मैं तुम्हारे अभी गीता पे हाथ रखवाऊंगा ना तुम्हारे को, तो तुम में से 99% बच्चे ये बोलेंगे सर मैंने बहुत लापरवाही करी, मैंने सवालों की प्रैक्टिस नहीं की, मैंने फलाना नहीं किया, मैंने ढिमका नहीं किया। सब बोलेंगे। कुछ तो बोलेंगे सर आप पे विश्वास ही नहीं था इसलिए भी नहीं किया। ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं भाई साहब। अब लग रहा है कि सर कर लेते तो हमारा 99% सिलेबस अच्छे से होता, पर हम तो भटक गए थे। बढ़िया, कोई बात नहीं। तो ऐसे बच्चे हो तुम, UPSC के बच्चे ऐसे नहीं होते। उनको गीता पे हाथ रखवाएंगे, पता है क्या बोलेंगे, मैंने 18 घंटे रोज पढ़ाई की है पूरे साल, मैंने माँ बाप के 2.5-3 लाख रुपए बर्बाद किए हैं और पढ़ा भी हूँ 18 घंटे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो ऐसे बच्चे होते हैं, फिर भी ड्रॉप लेने की हिम्मत करते हैं, फिर नहीं होता, फिर भी करते हैं,
फिर नहीं होता, फिर भी करते हैं, फिर नहीं होता, फिर भी करते हैं, फिर नहीं होता, फिर भी करते हैं, फिर होता है। ये जितनी बार मैंने फिर नहीं बोला, 6 साल हो गए इसमें। बोलने में मुझे 10 सेकंड लगे, बट 6 साल निकल गए उस आदमी के। और ये बहुत मुश्किल होता है अपना बोरा समेट करके एग्ज़ाम देने जाना, एग्ज़ाम से वापस आना, सिलेक्शन नहीं होना, वापस से खोलना, वापस से पढ़ना पूरे साल 18 घंटे रोज, फिर नहीं होना, ऐसा 6 बार। तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है उसके आगे यार। और तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। ठीक से तुम्हारे दाढ़ी मुझे भी आना शुरू नहीं हुई है अभी तो। उनकी उम्र कितनी होती है? 32 साल, 33 साल। उनके माँ बाप बोले होते तेरी शादी करनी है। किसी की माँ बाप इस स्थिति में होते हैं कि घर चलाने वाला कोई नहीं है, बाप को किसानी करनी पड़ रही है, तब जाके बच्चे की फीस दे पा रहे हैं। पिताजी को कमाना पड़ रहा है 35-40 साल की उम्र में, 30-32 की उम्र में। वो आदमी भी 6 साल ड्रॉप ले रहा है और ग्रेजुएशन करके आ चुके हैं वो। यूपीएससी एग्जाम पता होगा आपको, ग्रेजुएशन के बिना दे नहीं सकते आप। तो ग्रेजुएशन हो चुकी है उनकी, 3 साल उन्होंने वहाँ भी पढ़ाई की है, उसके बाद 6 साल और। हे भगवान, कैसे बच्चे होते हैं सोचो। आप तो 16 साल के मासूम छोटे से बच्चे हो, क्या ही दिक्कत है आपको? नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि 4 दिन पढ़े ही ना। मेरे पास ऐसे भी कॉल आ रहे हैं, सर ने सोच लिया हमारा नहीं होगा, ड्रॉप लेंगे वापस। मैंने कहा अभी पढ़ रहे हो? नहीं सर, आप जब शुरू करोगे अडल्ट 2 में तब पढ़ेंगे। क्या बोलूँ उनको? ये आपने एस्केप प्लान बना लिया खुद के लिए। मैंने आपसे बात की सेकंड ड्रॉप की? किसी से भी नहीं की ना, क्योंकि सेकंड ड्रॉप की बात करने का मतलब होता है एस्केप प्लान। हमेशा इंसान एक एस्केप प्लान बनाता है। पहला एस्केप प्लान आपने बनाया था जब आप 12th में थे कि मैं पहले बोर्ड करूंगा फिर आराम से जेई करूंगा। वो आराम से जेई करने के चक्कर में आपका आराम 1 साल तक अच्छे चला। अदरवाइज हम 12th में करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो बेटा ऐसा है, आराम जीवन में कभी आता नहीं है। आप ये मान के चलो कि ये 4 दिन ऐसा पढ़ना है ना, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा ऐसा। यूपीएससी के बच्चा जब 18 घंटे पढ़ के पूरे साल फेल होके फिर वापस पढ़ सकता है, ऐसा 6 साल तक कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हमारे पास तो फर्स्ट ड्रॉप है हमारा ही, और हमें तो सेकंड ड्रॉप लेना भी नहीं है। इसमें जो होगा देखा जाएगा, कॉलेज में बता दूंगा आपको, आगे आपको पता है लाइफ में क्या करना है। अच्छी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री सीख जाओ, तो IIT से ज़्यादा पैकेज तो मैं दे दूंगा तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने का, क्यों चिंता ले रहे हो? पढ़ो तो सही, काहे घबरा रहे हो? ये चीज़ है। मुझसे पूछना लाइफ में बथेरे ऑप्शंस पड़े, बिजनेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम ही है, को लेकर ऐसे स्ट्रेस नहीं लेते। तुमने वैसे भी कुछ नहीं खोया है, पेरेंट्स तुम्हारे से दुखी नहीं होंगे बिल्कुल भी। हाँ हर्ष, सर आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप इस समय खड़े थे, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे? बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत सिंपल था। मेरे पास मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। मतलब मेरे फादर आर्मी से रिटायर थे, तो उनको पता था कि चीज़ें होती कैसे हैं। तो प्रैक्टिकल आदमी थे, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बिहेव किया था उन्होंने मेरे साथ। तो उन्हें पढ़ाई की है, तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर पढ़ लेना, क्योंकि जो चीज़ें होती है वो होती हैं, जो नहीं होती वो नहीं हो पाती। क्योंकि आर्मी से होने का मतलब उनको पता था कौन सी चीज़ कब होगी कब नहीं होगी। फिजिकल लेवल पे वो दिन भर इतना काम करते थे कि उनको पता था कि ये चीज़ इस तरीके से ही होती है। आर्मी वाले बंदे का रूटीन फिक्स होता है, सुबह 6 बजे उठना है, जाना है, करना है, इतना टाइम पीटी में लगेगा, इतना टाइम ये लगेगा। वो प्रैक्टिकल चीज़ों में रहते हैं, तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। आज भी मेरे फादर बहुत एक्टिव हैं। एट द एज ऑफ 76 ईयर इज़ वेरी एक्टिव। इतने एक्टिव हैं कि मैं उनसे ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, मेरे से ज़्यादा काम करते हैं आज भी, और वो भी रूटीन में बिल्कुल परफेक्ट फिक्स। मेरा रूटीन फिर भी हिलता रहता है, उनका फिक्स रहता है। तो उनसे अगर जाके बोलोगे ना कि ये चीज़ हो जाएगी क्या 1 महीने में, हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करेंगे और फिर बताएंगे होगी कि नहीं होगी। तो मैं प्रैक्टिकल लोगों के साथ रहा हूँ लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो मैंने विश्वास किया इस चीज़ पे कि जो कर रहे हो वो अच्छे से करो, ज़्यादा करने के पीछे मत भागो। और मैं वही चीज़ अपने बैच में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक दिन मेरा दिन ख़राब हो जाता है तो, पर जब दिन सही हो रहा है तो उसको अच्छे से यूज़ करना है। जैसे उस 4 दिनों में, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले मेरी काउंसलिंग मेरे पेरेंट्स ने ऐसे की थी कि इन 4 दिन ऐसी पढ़ाई करो जो तुमने ज़िंदगी में कभी नहीं करी हो। रिजल्ट जो भी आएगा कोई बात नहीं, देखा जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगे अपनी लाइफ के साथ। और आज उनकी बात सही है। तू बड़े अच्छे से पढ़े, मन एकदम शांत करके। तुम्हारे ऊपर किसका प्रेशर है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स मारे हैं तुम्हें? क्या तुम्हारे पेरेंट्स कहने कि नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई हमारा तो तुमने ज़िंदगी ख़राब कर दी, तूने हमारा पूरा पैसा लगा दिया, हमारा सब कुछ इकट्ठा करके तुमने लगा दिया? ऐसा तो नहीं है। और पता है जब पेरेंट्स इतने प्यारे होते हैं ना, और हमारा माहौल ऐसा होता है, जब हमारे टीचर्स हम पे बर्डन नहीं डाल रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हम पे बर्डन डाल रहे होते हैं, तब हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ हमेशा इतनी अच्छी नहीं होगी।
एक समय आएगा जब तुम्हारे पे अपने आप ही प्रेशर होगा, कोई तुम्हें कह नहीं रहा होगा। तो अभी तुम सबसे कम प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जीवन में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से जीवन नहीं है। लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ एग्ज़ाम, लाइफ एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइफ। पेपर है, अच्छी बात है, 4 दिन सोएंगे नहीं, अच्छे से पढ़ लेंगे, और क्या है, इतना ही तो करना है। बाकी हम तो खुश हैं अपने जीवन में, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। वैसे भी हमको क्या आता था 1 साल पहले, अब तो बहुत कुछ आता है। पहले क्या आता था? कुछ नहीं आता था। अब कम से कम ये तो पता है कि करना है कि आगे जाके कुछ और करेंगे लाइफ में। और आईआईटी सिलेक्शन होने का क्राइटेरिया नहीं है, आईआईटी से लाइफ नहीं बनती। लाइफ बनती है जो अभी आप जिस स्थिति में हो ना, उसको जैसे आप हैंडल कर रहे हो, अगर लाइफ टाइम ऐसे ही करते रहेगा तो लाइफ बन जाएगी आपकी। मैं रोज़ 15 घंटे काम कर सकता हूँ, मेरे ऊपर जो भी फेंको मैं खड़ा हूँ सामने। क्या फेंकते हो? जो तुम्हारी हिम्मत है फेंक के देख लो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इस तरह का इंसान हूँ, तब आपकी लाइफ सेट होती है। मैं भी आपसे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकता, बट लाइफ बहुत कुछ फेंकती है आपके ऊपर। हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ आता है आपके ऊपर, आप उसको हैंडल कैसे करते हो, उससे आप बनते हो, है ना। जैसे रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, मस्त रहो, 4 दिन तुम्हारे पास हैं, अच्छे से इनको यूज़ करो, पेपर दो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, किसी को भी। और गर्ल्स को तो मैं खासकर कहूँगा कि आप तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि आप टेंशन लोगे तो आप लोग अजीब तरह के टेंशन लेने लग जाते हो। फिर उतना आपको सोचना ही नहीं है, आपको मस्त होकर पढ़ाई करनी है। और एक चीज़ ये भी है कि आपका पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। एक लड़के के से पढ़ने से ज़्यादा लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी होता है। बिकॉज लड़कियां जो होती हैं ना, वो जनरेशन्स को रेडी करती हैं, एक पूरी पीढ़ी को तैयार करती हैं। अगर आप किसी लड़के को पढ़ाते हो ना, तो लड़का पढ़ता है केवल। जब आप किसी लड़की को पढ़ाते हो तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छा काम करो, वैसे ही मस्त होकर के पढ़ाई करो, रिलैक्स होकर के, टेंशन वेंशन लेनी नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन। और अब तो नीट जैसे बच्चों की बात करूँ, नीट से सब कुछ होने लगा आजकल। आपका जेई मेन से सारे एग्जाम्स के अंदर आने लग गए। आप जेई मेन का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो उससे आप सारे कॉलेज में जा सकते हो। ऐसे नीट के एग्ज़ाम से सारे कॉलेज में जा सकते हो, बीएससी, एमएससी, इन सब में आजकल नीट ही क्राइटेरिया बन गया है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं बेटा, मेहनत से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो। और आपको हमेशा ऐसा रहना है लाइफ में, जस्ट बी स्ट्रांग, मस्त होकर पढ़ना है ना। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, फिर वही कहूँगा आपको। और एग्ज़ाम के बाद आपको लगे कि सर नहीं हो रहा था, हमने अब क्या करें, तो मुझसे बात कर लें, बता दूंगा क्या करना है, एग्जैक्टली बता दूंगा क्या करना है, हो जाएगा आपका जीवन सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 साल बाद अच्छी कंडीशन में बैठे होगे सारे के सारे। हाँ, अभी स्ट्रेसफुल लग रहा है थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फलाना डिम का, बट ठीक है, फिर भी इट्स फाइन। और नीट वालों के पास तो बहुत समय है, इनकी शक्लें देखो बेचारों की, 4 दिन बाद पेपर है इनके। अपने आप को देखो, तुम्हारा 1 महीने से ऊपर पड़ा है तुम्हारे पास, सिलेबस तुम्हारा फिनिश्ड है, कुछ नहीं करना है। और तुम्हारा आसान पेपर आता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तुम बायो में मेहनत करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुम बस सवाल पढ़ो, लर्नर एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत अपने नीट के पीवाई को करो, मस्त रहो। एफिशिएंसी पे ध्यान दो, तुम्हारा रिकॉल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए क्या होता है, फॉर्मूले तुरंत याद आने चाहिए। जैसे तुम्हें इस पूरे टॉपिक में ना, जेई मेन्स के लिए भी बात सही है कि जेई मेन के लिए कुछ काम का नहीं है, जेई मेन के लिए ये काम का है कि ये फॉर्मूला याद आना चाहिए टाइम पे। ये फॉर्मूला टाइम पे याद नहीं आया, गलत हो जाएगा सवाल, तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 - x कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। और एडवांस के लिए क्या है, फॉर्मूला काम का ही नहीं है, एडवांस के लिए ये याद होना चाहिए। ये ऐसे सब्जेक्ट्स का नेचर बदलता रहता है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, हम मिलेंगे। और ये आज जो मैंने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को अच्छे से याद रखना है, 4 दिन तुम्हारे काम आएगा। बीच में और डोज की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है, परेशान मत होना। आई एम ऑलवेज विथ यू। आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइफ में कभी भी लो फील करो, जस्ट मेक अ कॉल टू मी। एग्जाम के बाद नंबर दे दूंगा, वैसे कईयों के पास होंगे मेरे नंबर पर्सनल, आपके पास तो है ही सबके पास। जस्ट गिव अ कॉल, कभी भी ऐसे डाउन फील करते हो, जस्ट गिव अ कॉल। अभी 4 दिनों में मत करना, क्योंकि अभी 4 दिनों में आपको केवल पढ़ाई करनी है, मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, बस पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम देने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, मिलना है मिलने आ जाना। लाइफ में समझ में नहीं आ रहा क्या करना, यहाँ आ जाना, हर चीज़ के लिए। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात की भी बात कर रहा हूँ। तो मैं लाइफ में कुछ भी कभी भी अटको ना, कभी भी किसी भी जगह परेशान हो, जस्ट आ जाना मेरे पास, बता दूंगा मैं सॉल्यूशन। क्योंकि कुछ लोगों की कुछ चीज़ें ड्यू हो गई थी एग्ज़ाम टाइम के पहले, वो उसको वापस से कंटिन्यू करना चाह रहे होंगे एग्ज़ाम के बाद। यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत नहीं है, बस खुश रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलेंगे, करेंगे इस चैप्टर को फिनिश, ओके। टेक केयर बेटा, बाय बाय, मस्त रहो।